कड़ी सुरक्षा के बीच असम, केरल और पुडुचेरी में डाले जा रहे हैं वोट। केरल के सीएम पिनरई विजयन ने डाला वोट, वहीं असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने वोटिंग से पहले कामाख्या मंदिर में की पूजा। पीएम मोदी ने असम, केरलम और पुडुचेरी के मतदाताओं से की मतदान करने की अपील। वहीं अमित शाह बोले, सीमाओं को सुरक्षित करेगा आपका एक वोट। पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी की 3 रैलियां। टीएमसी के गढ़ बीरभूम में दहाड़ेंगे पीएम मोदी। 29 अप्रैल को डाले जाएंगे वहां वोट। लेबनान पर इजरायल ने फिर किया बड़ा हमला। हमले से बेरूत में कई इमारतें तबाह। अटैक में 254 लोगों की मौत। राष्ट्रीय शोक का ऐलान। नमस्कार, टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम चुनावी रण में। और मैं हूं आपके साथ कोमल शर्मा। और इसकी शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ, जो असम, केरलम और पुडुचेरी में आज मतदान जारी है, वोटिंग जा रही है। मतदान केंद्रों पर सुबह से ही लोगों की लंबी कतारें देखने को मिल रही है। असम में सुबह 9 बजे तक 17.87% वोटिंग हो चुकी है, मतदान हो चुका है। केरलम की बात करें तो सुबह 9 बजे तक 16.23% मतदान यहां हुआ है। पुडुचेरी में सुबह 9 बजे तक 17.41% मतदान हुआ है। तो देश के 3 राज्यों असम, केरलम और पुडुचेरी की 296 सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है, जो शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। आज सुबह 6 बजे से 7 बजे के बीच सभी पोलिंग स्टेशन पर अधिकारियों ने मॉक पोलिंग की, जिससे पता चला कि ईवीएम में कोई खराबी तो नहीं है, क्योंकि अक्सर ईवीएम को लेकर विपक्ष सवाल उठाता रहा है। ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर तमाम तरह के आरोप लगाए जाते हैं और इसी बीच अधिकारियों ने इसको लेकर मॉक पोलिंग भी की। इसके साथ ही सुबह 9 बजे तक असम की बात करें तो असम में 17.87% मतदान हुआ है। केरलम में 16.23% वोटिंग हुई है, जबकि असम में 126 सीटों पर 41 पार्टियों के 722 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं और असम में भी 16 से 17% मतदान जो है वो हो चुका है। 17.87% वोटिंग असम में सुबह 9 बजे तक दर्ज की गई है। इसके साथ ही पोलिंग स्टेशन पे, मतदान केंद्रों पर आपको लोगों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिलेगी। लोग अपना वोट डालने के लिए सुबह से ही मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। अपने वोट का अधिकार इस्तेमाल करने के लिए लोग काफी उत्साहित भी नजर आए। असम की बात करें सुबह 9 बजे तक 17.87% वोटिंग हुई है। केरल में सुबह 9 बजे तक 16.23% वोटिंग, जबकि पुडुचेरी में सुबह 9 बजे तक 17.41% मतदान हुआ है। तो देश के 3 राज्यों असम, केरलम और पुडुचेरी में वोटिंग का सिलसिला जारी है। मतदान केंद्रों पर सुबह से ही लोगों की लंबी कतारें नजर आ रही है और इस बार युवा जो है वो काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए। फर्स्ट टाइम वोटर्स भी काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तीनों राज्यों के वोटर्स से अपील की है कि अपने मत का प्रयोग जरूर करें। वहीं एक बार फिर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहीं ना कहीं घुसपैठियों का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि आपका एक वोट देश की सीमाओं को सुरक्षित करेगा। तो जबरदस्त मुकाबला तीनों ही राज्यों में देखने को मिल रहा है। असम की बात करें तो असम में भी सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने वोट डालने से पहले कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना की है और इसके साथ ही एक बार फिर से उम्मीद जो है वो जताते हुए नजर आ रहे हैं कि बीजेपी एक बार फिर से यहाँ जीत की हैट्रिक जो है असम में वो लगाने वाली है। बढ़ते आगे, जो देश के 3 राज्यों असम, केरलम और पुडुचेरी की 296 सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं असम, पुडुचेरी और केरलम की। अलग अलग राज्यों से ये तीनों तस्वीरें सामने आ रही है, जहां वोट डालने के लिए वोटर्स काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। असम की तस्वीरें आप देख सकते हैं। महिलाएं इस बार बढ़ चढ़कर जो है अपना मतदान का इस्तेमाल करती हुई नजर आ रही है। पुडुचेरी में युवा वर्ग जो है वो काफी एक्साइटेड नजर आ रहा है और केरल में भी इसी तरह की तस्वीरें जो है वो सामने आ रही है, जहां सुबह से ही लोग वोट डालने के लिए अपने मत का अधिकार
जो है उसका इस्तेमाल करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। तीनों राज्यों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह 7 बजे से वोटिंग का सिलसिला असम, पुडुचेरी और केरलम में शुरू हो चुका है। वहीं कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जेबी माथेर ने केरलम विधानसभा में यूडीएफ की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में जनता ने एलडीएफ को जवाब देने का मन बना लिया। एलडीएफ सरकार इतना भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। इस बार केरला में जीत यूडीएफ मतलब कांग्रेस लेड यूडीएफ की है। सो ये लोगों ने तय किया है कि इस बार जो एलडीएफ गवर्नमेंट ने इतना सारा करप्शन और इतना सारा सब कुछ फेलियर हो गया है स्टेट में, सो ये लोगों को जवाब देने के लिए है। दिस इज अ रिप्लाई, ये जवाब देंगे यूडीएफ। और चलिए असम, केरलम और पुडुचेरी में चुनावी माहौल कैसा है, ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ तस्वीरें हैं वो हम आपको बताएंगे। हमारे साथ ग्राउंड जीरो से असम से हमारे सहयोगी रवि जुड़ चुके हैं, दिल्ली से हमारे सहयोगी अपराजिता जुड़ी हुई है और साथ ही हमारे साथ हमारे कंसल्टिंग एडिटर गोविंद ठाकुर जी भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रवि, आपका रुख करूंगी, क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है? फिलहाल चुनावी माहौल असम में कैसा नजर आ रहा है? जी, यहाँ पर अभी तक आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक जी अभी तक आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक यहाँ पर 18.9 में महिलाओं ने बढ़चढ़ किया है और विकास का मुद्दा, मेन मुद्दा यहाँ पर विकास का ही है, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा, उनका रोजगार, उस पर ही ध्यान देकर लोगों ने आज वोटिंग किया है और भी लोग मतदान कर रहे हैं। बिल्कुल, सीएम हेमंता को लेकर लोगों के मन में फिलहाल किस तरह की छवि बनी हुई है? क्या लोग एक बार फिर से बीजेपी को मौका देने वाले हैं, क्योंकि बीजेपी अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रही है? बिल्कुल, लोगों के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है और लोगों का कहना है कि हम लोग का विकास का काम बीजेपी ही करेगी और अभी तक बीजेपी ही विकास का काम करती आ रही है, इसलिए हम लोग बीजेपी पर ही भरोसा जताएंगे मतदान देकर। चलिए ठीक है, हमारे साथ अपराजिता जुड़ी हुई है। अपराजिता, असम की जब हम बात करें, जैसे कि रवि ने कहा कि जनता के पास ऑप्शन ही नहीं है कि वो किससे चुने, कैसे देख रहे हैं असम के फिलहाल चुनावी माहौल को? बिल्कुल, देखिए कोमल, आपको बता दें कि असम में 126 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है और एक ही फेज में जो चुनाव है वो संपन्न हो जाएगा। और ऐसे में असम की जहां तक बात होती है तो वहां पर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस दिखती है और एक साइड में आपको एआईयूडीएफ दिखती है। कांग्रेस भी मजबूत पार्टी के तौर पर है, गौरव गोगोई जो है वहां पे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और लेकिन इनसे भी ज्यादा प्रभावशाली बीजेपी इसीलिए क्योंकि हेमंत विश्वा शर्मा जो है वो मुख्य केंद्र पर है। हेमंत विश्वा शर्मा का आप रिकॉर्ड चेक कीजिए तो हेमंत विश्वा शर्मा अपनी बातों को स्पष्ट से रखने के साथ साथ तुरंत एक्शन लेने वाले नेता के तौर पर जाने जाते हैं। तो असम के लोगों में उन्होंने ये खास जगह बनाई है। आपने लगातार देखा कि हेमंत विश्वा शर्मा ने कई ऐसी स्कीम निकाल करके लाए और उसको कारगर साबित किया जमीनी तौर पर। उन्होंने अरुणोदय स्कीम के साथ साथ अरुणोदय 2.0, मिशन वसुंधरा, उसके अलावा निजुत मोहिनी स्कीम, फिर उसके बाद चीफ मिनिस्टर स्कीम लेकर के आए जिसमें उन्होंने रोड से कनेक्टिविटी बनाई, गांव-गांव तक अपनी कनेक्टिविटी बनाई। बहन योजना लेकर के आए जिसमें महिलाओं को जो स्कूल और कॉलेजेस जाती हैं उनको स्कूटी मुहैया कराया, सड़कें बनवाई। तो इस तरीके से वहां के लोगों का ये मानना है कि बीजेपी उनके लिए काम करती है। स्पेशली यहाँ पर आपको नरेंद्र मोदी से ज्यादा हेमंत विश्वा शर्मा के लिए लोगों के अंदर प्यार नजर आएगा। जैसा हर राज्य में देखने को मिलता है कि नरेंद्र मोदी की छवि जो है हर राज्य में एक ऐसे नेता के तौर पर आती है कि लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं, लेकिन हेमंत उन नेताओं में से एक है जो अपने राज्य में लोगों के दिलों में जगह बनाने में सबसे ज्यादा कारगर साबित हुए हैं। और लेकिन उनकी एक छवि जो बनी हुई है वो हिंदू नेता के तौर पर बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं जो एक मुस्लिम आबादी है वहां पर, क्योंकि हमने देखा था 2011 के जनगणना के बाद जो तस्वीरें सामने आई थी उसमें 35% जो आबादी थी असम में वो मुस्लिम समुदाय की थी, यानी कि जम्मू कश्मीर के बाद दूसरा सबसे ज्यादा आबादी मुस्लिमों की असम में देखने को मिली थी। तो वहां पर मुस्लिम समुदायों के अंदर कहीं ना कहीं पिछड़ेपन, भेदभाव को लेकर के, बेदखली को लेकर के एक डर बैठा रहता है कि कहीं उन्हें नेग्लेक्ट ना किया जाए। लेकिन हेमंत बार बार एक चीज को दोहराते हुए नजर आते हैं कि हम पिछड़ेपन को हटा करके
उनको अधिकार दिलाने की बात करते हैं, बिल्कुल। उनको डेवलपमेंट की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, पढ़ाई की बातें करते हैं, तो हेमंत अपने मुद्दों को उठाते हैं। और ऐसे में आप देखेंगे इन्हीं मुद्दों को भुनाने की कोशिश कांग्रेस करती है। लेकिन जब 2023 में चुनाव आयोग ने कुछ सीटों की सीमाओं को बदला था, परिसीमन किया था, तो उसके बाद उनकी आबादी जो थी 31 से 33% से घट करके सीधे तौर पर 21 से 22% आ गई थी, जिसको कांग्रेस ने मुद्दा उठाया था। और उन्होंने जिस तरीके से रैली निकाली थी उसमें भारी संख्या में भीड़ नजर आई थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम आबादी थी। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के फेवर में मुस्लिम समुदाय जाता हुआ नजर आ रहा है और हेमंत के फेवर में यानी यहाँ जो वोटर्स है वो दो धड़ों में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे कि आपने कहा कि एक पक्ष हो गया वो हिंदू वोटर्स का हो गया, एक मुस्लिम वोटर्स का हो गया, और वो कहीं ना कहीं बीजेपी हो या कांग्रेस दोनों के लिए ही मुश्किल खड़ी कर सकता है कहीं ना कहीं दूसरा जो पक्ष है। हमारे साथ गोविंद जी लगातार जुड़े हुए हैं। गोविंद जी, देखिए असम की जब राजनीति की बात कर रहे हैं तो असम में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस जो है वो देखने को मिल रहा है। अभी अपराजिता ने भी बताया कि जो वोटर्स है वो दो धड़ों में बढ़ चुके हैं। इसके अलावा चुनावी मुद्दों की बात करें तो वो ज्यादा हावी रहने वाले हैं, या फिर जो हिंदू मुस्लिम का जो राजनीतिकरण है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा? कोमल, देखिए विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, आज हो रही है, मतलब इसको लेकर के तो इसमें साफ है कि लगातार बीजेपी वहाँ पर 2 टर्म से सरकार बनाती आ रही है। और हेमंता जो हैं लगभग 10 साल से वहाँ के मुख्यमंत्री के तौर पर देखे गए हैं। उससे पहले सोनोवाल थे। लेकिन जो चुनाव के जो पैटर्न अभी जो हमें दिखाई पड़ रहा है उसमें आप देखें तो 2 चीज़ें हैं। सबसे पहला तो विकास की बात बीजेपी की तरफ से की जा रही है और जो उन्होंने काम किए हैं उनको गिनाया जा रहा है। लेकिन विकास की नाम पर वोट करना आजकल जो भारतीय जो लोकतंत्र वोटिंग पैटर्न है उस पर उससे अधिक डिपेंड करता है कि आप किस धर्म और राष्ट्र से बिलोंग करते हैं, उस पर भी हो जाता है। देखिए वहाँ पर असम में इस बार जो चल रहा है 2 तरह की है। एक केंद्र की विकास और जो हेमंता सरकार की जो विकास जो काम किया उसको गिनाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ उसी के पैरेलल एक ध्रुवीकरण की बात हो रही है। जो आप दिखा सकते हैं कि जिस तरह से हेमंता ने मियाँ मुसलमान ये सब की नारे दिए थे और कई सारे ऐसे उन्होंने बयान लाए थे जिसको लेकर वहाँ पर ध्रुवीकृत हुआ है और उसी के हिसाब से वहाँ पर इस बार भी चुनाव होने की आज का जो दिख रहा है पैटर्न हमें अभी दिखाई पड़ रहा है। लेकिन मैं कोमल थोड़ा पिछले जो 2021 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसको मैं समझाना चाहूँगा कि उसमें जो चुनाव के जो आप देखिए जो सीटों का जो दायरा से 126 टोटल है, उसमें से 75 जो सीट है वो आपको बीजेपी और उनके सहयोगियों को मिला था। और जो कांग्रेस के नेतृत्व में जो महाजोट वहाँ बना था 2021 में, उसमें 50 सीट आपको महाजोट को मिला था, यानी कांग्रेस के समर्थित जो पार्टी थे आपको खुद कांग्रेस को मिला था। और वोट प्रतिशत जो है एक तरफ आप 45 के आसपास थे तो दूसरी तरफ पर लगभग 44 के आसपास थे। तो 1 से 1.5 या 2% की आप बात करें वोट के प्रतिशत कम हुए थे, जिस कारण से इतने से ही मार्जिन से उनको कितने सीटें तो लगभग 25 सीट अधिक मिले थे जी। तो अगर वोट परसेंट आगे बढ़ता है महाजोट की तरफ तो मुकाबला कड़ा हो सकता है, लेकिन ऐसा हमें तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। लेकिन पिछले बार से अधिक थोड़ा सा टसल इस बार दिखाई पड़ रहा है क्योंकि कांग्रेस इस बार वह आक्रामक नीति बनाकर वहाँ पर चुनाव लड़ रहा है। तो आप देखिए जहाँ तक दूसरे जो पार्टियों की बात है तो उसमें आप उसको आप देख सकते हैं कि एक ध्रुवीकृत करके दोनों तरफ से लड़े जा रहे हैं। जहाँ तक मुस्लिम का था तो उसमें आप 35 जो सीट थे अब असम में उसको परिसीमन के बाद उसे सिर्फ 23 सीट पर सिमट गया है। तो मतलब ये है कि जिस तरह से हो वहाँ पर बीजेपी के सहयोग में जो कि जो पार्टियां हैं एकजुट है और साथ साथ परिस्थितियां भी वैसी बनाई गई है जो हमें नहीं लगता है बिल्कुल, कि इस बात बिल्कुल गोविंद जी, जैसे कि आपने कांग्रेस का जिक्र किया, बिहार में जो चुनाव थे तब भी कांग्रेस काफी आक्रामक नजर आई थी, तमाम तरह की रैलियां निकाली गई थी, एसआईआर को लेकर जो है मुद्दा बनाया गया था, लेकिन उसका रिजल्ट कुछ खास देखने को नहीं मिला और ऐसा ही कुछ उम्मीद तो नहीं की जा रही कि असम में भी देखने को मिलेगा, लेकिन उतनी जबरदस्त कांटे की टक्कर जो है वो यहाँ नजर नहीं आ रही। खैर आप सभी मेरे साथ बने रहिए, चर्चा लगातार जारी रहेगी, बाकी राज्यों के भी अपडेट लेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे।
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के बढ़ते सामर्थ्य का उद्घोष है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सतत प्रयासों से संवरते प्रदेश का स्वर्णिम जेवर है। प्रतिवर्ष 1 करोड़ 20 लाख यात्री क्षमता वाले इस एयरपोर्ट के माध्यम से भविष्य में 7 करोड़ से अधिक यात्री लाभ ले सकेंगे। ये वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट 9 सिक्योरिटी चेक लेन, 48 चेक इन काउंटर, 20 सेल्फ बैगेज ड्रॉप जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। उत्तर भारत का कार्गो गेटवे होने के साथ साथ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एनसीआर में एक और अंतर्राष्ट्रीय प्रवेश द्वार के अनुरूप है, जो उद्योगों को गति देगा, निवेश को प्रगति देगा और उत्तर प्रदेश को समृद्धि देगा। अरे आज सुबह सुबह राहुल का फोन। हेलो पापा को हॉस्पिटल में भर्ती कराना है, तुरंत 15,000 चाहिए। अरे यार मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है, अब क्या करूं? अरे हाँ याद आया, राम फिनकॉर्प से पर्सनल लोन ले लेता हूँ। भाई सही समय पर मदद की, दिल से शुक्रिया। इंस्टेंट पर्सनल लोन इन 2 मिनट्स। राम फिनकॉर्प, डाउनलोड द ऐप नाउ। आपसे बंधन जुड़ा और ये बैंकिंग का बंधन ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ा। Congratulations, sir. जब कोई बंधन उम्मीदों पर खरा उतरता है तो सबका ट्रस्ट जीत जाता है और बंधन बैंक के इस ट्रस्ट के साथ सबके सपने पूरे होना पॉसिबल है। बंधन बैंक, आपका भला सबकी भलाई। Signature Packaged Drinking Water presents the Mangrove Regeneration Pledge. From the coasts of Odisha, for the ones who stood by us, we stand by them. Come join the Mangrove Regeneration Pledge by Signature Packaged Drinking Water. One with nature, my signature. They said I'm too confused, that I have too many dreams. I said I'll make every dream come. I'm a visionary at UPES University. I am tomorrow. आपके कलीग्स भी आपका परिवार है। इनकी सेफ्टी से समझौता? नो चांस। इसीलिए पॉलीकैब ग्रीन वायर्स, इनके सुपीरियर इंसुलेशन इमरजेंसी में दे कम धुआं। पॉलीकैब ग्रीन वायर्स, इंडिया सेफ हैप्पी कनेक्शन। भैया घर का किराया देना था, कुछ पैसे। इस महीने तो गाड़ी की ईएमआई जानी है ना, अगले महीने पक्का चलता हूँ। आपके बाद फैमिली को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस, सिर्फ 690 रुपए महीने से शुरू। After recording rupees 12,666 crore GWP growth in FY24-25, we are heading towards a bigger tomorrow. Reliance General Insurance is now IndusInd General Insurance. ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपका। चुनावी रण देख रहे हैं आप और चलिए खबर के रुख करेंगे जो असम में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत पांडा ने चुनाव के दिन मां कामाख्या देवी के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। उन्होंने हल्की बारिश को शुभ संकेत बताया। पांडा ने साथ ही कहा कि ये लोकतंत्र का उत्सव है, सभी मतदाताओं से अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील है। आज मैं आया हूँ मां कामाख्या देवी जी के दर्शन के लिए। ये दायित्व जब मिली थी पहले 4 महीने पहले मैं आया था आशीर्वाद के लिए, और आज चुनाव के दिन हल्का सा बारिश हो रहा है, बहुत शुभ है। मैं मां का आशीर्वाद मांगता हूं और सभी वोटर्स को मैं निवेदन करता हूं कि ये जो लोकतंत्र की पर्व है, आपका अधिकार आप ज़रूर यूटिलाइज कीजिए और अपना वोट डालिए। वहीं केरल विधानसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने थिरुवंपडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के मतदान केंद्र 62 पर अपना वोट डाला। मतदान के दौरान उन्होंने कहा कि चुनाव लोकतंत्र की ताकत को मजबूत करने का अवसर है। जनता शांतिपूर्ण तरीके से अपने मत का प्रयोग कर रही है। Told you several times, we are going to sweep the election. We will cross 100 more seats in these elections.
The atmosphere in the state is like that. People are very much for a change. They are fed up with this Pinarayi Vijayan as the Chief Minister for the last 10 years. The question before the people in this election is whether this anti-people, arrogant Chief Minister has to continue 5 more years. They are telling not at all. This is the answer we are hearing from everywhere. You can see Lord Ayyappa's gold has been taken away. The theft happened. This government is trying to cover up the culprit of that gold theft case. They are trying to cover up the case itself. In this people court, the court will have a verdict very clearly. The people court have. तो सभी राजनीतिक दलों के अपने अपने दावे हैं, हर कोई अपनी जीत के दावे ठोकता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ तमाम सहयोगी और गोविंद जी लगातार जुड़े हुए हैं। रवि, आपके पास आना चाहूंगी, वहां की जनता का मूड क्या कह रहा है? आपके आसपास लोग होंगे, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जाने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बार के उनके चुनावी मुद्दे क्या है और सरकार ने जो वादे उनसे किए थे, क्या वो वादे पूरे हो चुके हैं? आगे वो फिर से हेमंता शर्मा को मौका देंगे या फिर कुछ बदलाव चाहती है जनता? जी बिल्कुल, जनता का मूड अभी भी वही है और इस बार जनता का मूड और भी ज्यादा बीजेपी की तरफ आकर्षित हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो विकास के कार्य के लिए जो जरूरी चीज था, जो योजनाएं थी, वो यहाँ पर लाई गई है, उसका शिलान्यास भी किया गया है और बराकबली में संचार व्यवस्था ये सब के लिए बीजेपी दो ढंग से काम कर रही है। इसलिए जनता इस बार भी बीजेपी को ही समर्थन कर रही है। बिल्कुल जी, गोविंद जी, मैं गोविंद बोल रहा हूँ। आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि क्या इस बार के जो चुनाव हो रहे हैं, क्या विकास को लेकर हो रहे हैं या फिर ध्रुवीकरण का भी इसमें तड़का लगा हुआ है? क्योंकि जिस तरह से हेमंता के जो बयान थे और जिस तरह से वो परिसीमन हुए, चाहे घुसपैठियों की जो मुद्दा उठाए गए थे, आपको नहीं लग रहा है कि वहाँ पर बीजेपी एक तरह से ध्रुवीकरण करने की कोशिश की है, तो वहीं पर कांग्रेस एक तरह से तुष्टीकरण की नीति पर भी पहले से ही है या फिर अब नहीं है? रवि, आवाज मिल रही है आपको? जी। रवि, गोविंद जी ने अभी जो सवाल किया, क्या वो आपको सुनाई दिया? जी नहीं, मैं ठीक से नहीं सुन पाया। गोविंद जी एक बार भी करेंगे। रवि, मैं ये कह रहा हूँ कि इस बार के जो चुनाव अभी हो रहे हैं और उसमें क्या विकास की बात, जैसे कि मुद्दाएं उठाए गए थे, केंद्र के भी मुद्दा थे, स्टेट के भी, हेमंता के भी थे, लेकिन जिस तरह से वहाँ पर एक ध्रुवीकरण की बात हो रही है, जिस प्रकार से मुस्लिम मियाँ का भी मुद्दा उठाया गया था, बाहरी घुसपैठियों को भी निकाल बाहर करने की बात कही गई थी, क्या ये मुद्दे हावी हैं चुनाव पे या फिर कांग्रेस के समय में जो कहा जाता था कि तुष्टीकरण की नीति अपनाई जाती है, वह भी है इसमें? चलिए ठीक है गोविंद जी, शायद रवि को आवाज़ नहीं मिल पा रही है, रवि से फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। अपराजिता हमारे साथ जुड़ी हुई है। अपराजिता, एसआईआर और जैसे कि आपने भी देखा, घुसपैठियों का मुद्दा इस बार काफ़ी गूंजा हुआ और बिहार चुनाव से ये मुद्दा लगातार गूंजता हुआ नजर आ रहा है। क्या ये मुद्दे इम्पैक्टफुल होने वाले हैं? विकास का मुद्दा जैसे कि गोविंद जी ने जिक्र किया, वो हावी होगा? ध्रुवीकरण की राजनीति भी देखने को मिल रही है। बिल्कुल, देखिए कोमल, जैसे मैं लाइन बाय लाइन समझाती हूँ, आज 3 राज्यों में जो है चुनाव शुरू हो चुके हैं और ऐसे में लगातार एसआईआर का मुद्दा शुरू हुआ था बिहार की जमीन से, जिसके बाद चुनाव आयोग ने साफ तौर पे कह दिया था कि अगर ये सफल रहता है तो ये सभी राज्यों में लागू किया जाएगा और उसके बाद उन्होंने लागू भी किया। एसआईआर को लेकर के जिस तरीके से बंगाल की धरती से बार बार आवाज उठ रहे हैं और उसे गलत ठहराया जा रहा है, वैसे ही बाकी राज्यों की बात कर ले तो एसआईआर को लेकर विपक्ष जो है कुछ खास मुद्दे उठाते हुए नजर नहीं आया। पहले मैं असम की बात करूंगी। असम में बार बार सबसे अहम मुद्दा उठता है बांग्लादेशी घुसपैठियों का, चाहे हेमंत बिस्वा हो चाहे बीजेपी हो, लगातार बांग्लादेशी घुसपैठियों का जिक्र करते हुए नजर आते हैं। और हेमंता जब आए थे सत्ता में तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि असामियों को उनका हक देना उनका सबसे पहला जो है वो कर्तव्य है और इन जितने समय से वो कारगर हैं सत्ता में, उन्होंने इस चीज को साबित किया। अब कांग्रेस जो है वो बार बार यही मुद्दे उठा रही है कि हेमंता जो है वो भेदभाव की राजनीति करते हैं, यानी कि मुस्लिमों को साइड किया गया। और लेकिन हेमंता ने साफ तौर
पे ये कह दिया कि वो बांग्लादेशी घुसपैठियों को यहाँ पर बसने नहीं देंगे और जो आसामियों का हक है वो दिलाएंगे। और इसी को मद्देनजर रखते हुए वो कई स्कीम लेकर के आए जिसको उन्होंने जमीनी तौर पर कारगर साबित किया, जो वहाँ की जनता ने उन्हें पसंद किया। लेकिन जहां तक कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस अब 35% आबादी की बार बार बात होती है और जनगणना के हिसाब से आप देखें तो जैसा मैंने आपको बताया तो ये राजनीति जो आपका हिंदू बनाम मुस्लिम होता हुआ नजर आ रहा है। तो असम में फिलहाल हेमंत बिस्वा शर्मा जो हैं वो थोड़ा प्रभावशाली नजर आ रहे हैं कांग्रेस के। बिल्कुल, उनकी छवि काफी इम्पैक्टफुल जो है वो नजर आ रही है। अपराजिता, मेरे पास फिलहाल इतना ही वक्त, आगे ये चर्चा लगातार जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देश के 3 राज्यों केरलम, असम और पुडुचेरी में चुनावी माहौल है, वोटिंग लगातार जारी है, शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। और फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम चुनावी अपडेट्स के लिए बने रहिए TNP न्यूज के साथ। नमस्कार। यशस्वी प्रधानमंत्री